अच्छा, अब जो है हम फ़ंक्शन का ज़िक्र करने लगे हैं। फ़ंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक वैसे हमने एब्जॉर्प्शन क्योंकि कर ली, तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, विटामिन बी 12 के अंदर कोरिन रिंग होती है। कोरिन रिंग के सेंटर में कोबाल्ट होता है जिसके 6 बॉन्ड्स बने होते हैं। ए और डी जो हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं रिंग्स, जबकि बी और सी जो है ना डायरेक्टली अटैच नहीं होती। ठीक है। आर ग्रुप की फॉर्म जो है वो साइनाइड, मिथाइल और 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल जो है वो इसकी फॉर्म के अंदर कोबैलामिन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर डाइट में आता है, सलिवरी ग्लैंड से आर प्रोटीन इसके साथ बाइंड करती है और स्टमक के अंदर आती है, और स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो रहा होता है जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ जब उसकी सेपरेशन होती है आर बाइंडर और विटामिन बी 12 की। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो सेपरेट होके उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड कर जाता है, और वो फिर डिस्टल आइलियम के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है और आगे जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो विटामिन बी 12 की जब ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो ट्रांसपोर्ट भी जो है ना सिंपल नहीं होती। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोबैलामिन जो है वो उस वक्त इसके साथ एक प्रोटीन बाइंड करती है जिसको आप ट्रांस कोबैलामिन कहते हैं। इसके साथ बाइंड होके जो है ना ये आगे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शंस के अंदर इसके दो मेन फंक्शन हैं। ठीक है। लिपन गॉड के अंदर ये लिखे हुए हैं कि ये एक रिएक्शन होता है होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन, और एंजाइम का नाम होता है मिथियोनिन सिंथेज, यानी मिथियोनिन बन रहा है। तो यहाँ पर विटामिन बी 12 जो है वो रिक्वायर होता है इस रिएक्शन के लिए, ये एज ए को एंजाइम एक्ट करता है। और यहाँ पर बेसिकली जो इसकी फॉर्म यूज़ होती है वो होती है मेथकोबैलामिन। ठीक है। जबकि एक दूसरा रिएक्शन है जिसके अंदर मिथाइल मेलोनाइल कोए एक सब्सटेंस है। ठीक है। जो कि आपकी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जैसे वेलिन, आइसोल्यूसिन, तो उनकी जब मेटाबॉलिज्म होता है ना तो उससे जो है वो एक चीज़ बनती है मिथाइल मेलोनाइल कोए। तो उसकी जो आइसोमेराइजेशन होनी होती है सक्सिनल कोए के अंदर, उस रिएक्शन के लिए विटामिन बी 12 चाहिए होता है, और यहाँ पर इसकी साइनोकोबैलामिन फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है। साइनोकोबैलामिन मेरे ख्याल से साइनो ही चाहिए होती है, एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं, सॉरी, वही मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होगी क्योंकि साइनो तो कहीं नहीं चाहिए होता। डीऑक्सी, वो जो 5 प्राइम डीऑक्सी अडीनोसाइल फॉर्म है ना वो चाहिए होती है, सॉरी। तो 5 प्राइम डीऑक्सी अडीनोसाइल जो है विटामिन बी 12 की फॉर्म चाहिए होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोए इनटू सक्सिनल कोए, और यहाँ पर एंजाइम चाहिए होता है मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज। ठीक हो गया। तो ये तो बात हमें समझ आ गई। अब इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि जो सक्सिनल कोए है ना आपका, ये आपको पता है या तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर यूज़ हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो जाएगा। और दूसरा ये, अगर इसको ग्लाइसिन के साथ मिला दिया जाए, अगर आपने हीम सिंथेसिस पढ़ ली है तो हीम सिंथेसिस क्या रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है। तो पोरफायरिन की सिंथेसिस के अंदर ये आप कह लें कि हीम सिंथेसिस के अंदर इसका रोल होता है। तो सक्सिनल कोई प्लस ग्लाइसिन जो है वो यूज़ हो सकती है हीम सिंथेसिस या पोरफायरिन सिंथेसिस के अंदर। तो दो इसके यूजेस हैं। अब एलेबोरेशन थोड़ी सी करते हैं, इसी रिएक्शंस को हम खोलते हैं ज़रा। हमने कल पढ़ा था कि जो हमने ये तो पढ़ लिया ना होमोसिस्टीन से जो है वो मिथियोनिन कैसे बनती है। तो बेसिकली होता क्या है, फोलेट, इसमें ये फोलेट का बड़ा रोल है। फोलेट से बनता है डाईहाइड्रोफोलेट और उससे बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये क्या करता है, ये लेता है सक्सिन, जो आपकी सीरीन होती है बेसिकली, उससे लेता है कार्बन और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन के अंदर, और वो जो कार्बन यूनिट आता है इसके पास यानी एक्स्ट्रा कार्बन, वो मिथाइलिन की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट 510 मिथाइलिन है, ये आगे प्यूरिन सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। ये जो है आपका डीएनए सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि जब ये ऐसे रिएक्शन होता है ना तो ये DUMP जो है आपका, उसको कन्वर्ट करता है TMP के अंदर, थाइमडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि आपकी बेस है नाइट्रोजनस, तो वो डीएनए सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है। तो ये जो है आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो एक्टिव फॉर्म है उसकी 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कहाँ यूज़, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ था डीएनए सिंथेसिस, मैंने ऊपर से ले गया हूँ। तो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है बेसिकली यूज़ होता है होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए। हमने ये तो कह दिया कि असल में ना यहाँ पे रिएक्शन ज़रा ठीक से बताया नहीं हुआ। चले मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। होता क्या है, जो आपका मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है ना, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये अपना मिथाइल ग्रुप जो है वो देता है
विटामिन B12 को खुद कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। ठीक है, तो आपका जो विटामिन B12 होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है मेथकोबैलामिन के अंदर। ठीक है, वो मिथाइल ग्रुप इसके पास आ जाता है। अब ये जो विटामिन B12 के पास मिथाइल ग्रुप आया है, ये अपना मिथाइल ग्रुप देता है किसको? होमोसिस्टीन को। ठीक है, तो वो होमोसिस्टीन जब मिथाइल इसके पास आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिथियोनिन के अंदर। बेसिकली ये रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो 5 मिथाइल जो है ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन B12 जो है वो कन्वर्ट होता है मिथाइल कोबैलामिन के अंदर। ये मिथाइल कोबैलामिन जो है ये फिर कन्वर्ट करता है होमोसिस्टीन को मिथियोनिन के अंदर, जो कि ये रिएक्शन दिखाया हुआ है। ठीक हो गया? तो अब ये तो समझ आ गई हमें। अब मिथियोनिन का आगे फिर रिएक्शन होता है। मिथियोनिन जो है वो उसके साथ एटीपी का रिएक्शन होता है, एटीपी अटैच होता है यहाँ पे, तो उसका एडिनोसाइल ग्रुप आता है, तो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन एज ए ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है। तो वो जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर जाके, ये अपना मिथाइल ग्रुप जब देता है तो डिफरेंट प्रोटीन्स की या डीएनए की मेथिलेशन होती है, और ख़ुद ये मिथाइल ग्रुप देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। अब यहाँ से एडिनोसाइल जो है वो रिमूव होगा, जब वो रिमूव हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा सिंपल होमोसिस्टीन। वो होमोसिस्टीन दोबारा विटामिन B12 की प्रेजेंस के अंदर उधर कन्वर्ट हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर डेफिशिएंसी होगी, सपोज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी है, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या इशू होगा? विटामिन जो आपका B9 है वो तो इधर से तो इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये रिएक्शन ब्लॉक हो गया। जब रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी जो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसका लेवल हाई हो जाएगा, जबकि आपको विटामिन जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये नहीं है होगा। तो आपको पता है कि क्या उस जब ये नहीं होगा तो क्या 5,10 मिथाइलिन बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बढ़ रही है, ये कम हो रही है। तो जब ये कम हो रही है तो अल्टीमेटली ये भी कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो क्या नहीं होगा? डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो आरबीसीज की मैच्योरेशन नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर डीएनए नहीं होगा। जब उनकी मैच्योरेशन नहीं होगी तो उनका आरबीसीज का जो है ना साइज़ बढ़ जाता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, मैच्योरेशन नहीं होती, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, और वो भी हम आगे देखते हैं कैसे होता है। तो ये एक चीज़ तो हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या होगी? जब विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं है हमारे पास, तो क्या मसला होगा? आपका होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बड़े मसले हैं। ये जो है ना वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, और थ्रोम्बस बनने की जो है ना प्रोबेबिलिटी उसको बढ़ा देता है। तो थ्रोम्बस जब बढ़ता है तो आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो बढ़ जाती हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल एक तो बात तो ये होगी, ये इसका एक रिएक्शन हो गया जो जिसको हमने अच्छे डिटेल के साथ समझ लिया कि क्या होता है। डाइटरी प्रोटीन से मिथियोनिन, या एक तो डाइटरी से भी आता है, दूसरा जो है आपकी होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बनता है विद द हेल्प ऑफ मेथकोबैलामिन। और मेथकोबैलामिन कहाँ से अपना मेथाइल ग्रुप लेता है? एक्टिव जो फोलेट होता है उससे। ठीक है, तो होमोसिस्टीन को फिर ट्रीट करने के लिए ना हम बिटेन भी देते हैं, एक कंपाउंड होता है बिटेन, वो फिर देने से जो है ना होमोसिस्टीन सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर विटामिन B6 के थ्रू एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर होमोसिस्टीन जो है वो सिस्टाथायोनिन के अंदर कन्वर्ट होता है और बाद में सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B6 भी इसके साथ लिंक होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मिथियोनिन है ये सेल प्रोलिफरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसएमिनेशन, ठीक है, मेथिलेशन ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, कैटिकोलामाइंस प्रोटीन्स, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ये यूज़ होता है। ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये सारा कुछ आप सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब मेटाबॉलिज्म्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और ये भी नीचे वाला ये भी सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री का है, तो अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, ये है आपके पास आइसोल्यूसिन, वेलिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। तो बेसिकली इनमें से मेन जो है ना ये सारे मेन इनमें से जो है ना ये थ्रियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना तो उससे बनता है प्रोपाइनाइल कोए। प्रोपेनाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ना इसको हम कन्वर्ट करते हैं
सक्सिनल कोए के अंदर यूजिंग द मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज एंजाइम, और यहाँ पर आपको चाहिए होता है विटामिन B12 इन द फॉर्म ऑफ अडीनोसाइल कोबैलामिन। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। ये आगे सक्सिनल कोए TC साइकिल में जाता है, ATP प्रोडक्शन होती है और आगे उसकी काम है, वो अलग बात है। अब अगर यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर मिथाइल मेलोनिल कोए का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडीमिया हो जाएगा, पहली बात। दूसरा ये कि जब ये यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया, मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा। और ये टेस्ट भी है, अगर आपने टेस्ट करना हो ना कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं है, तो हम यूरिन के अंदर ना मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका लेवल बढ़ जाता है, और ये जो सक्सिनल कोए है या सहारा, ये ATP प्रोडक्शन नहीं ATP प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर फिर उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्रॉब्लम्स के अंदर। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब ना न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है ना वो उसकी टाइप्स होती हैं। न्यूट्रिशनल का मतलब है कि न्यूट्रिशन के रेलिवेंट है, या तो आरबीसीज़ का, इसके लिए हम आरबीसीज़ का साइज़ देखते हैं कि काज ढूंढने के लिए। तो आरबीसीज़ का साइज़ जो है ना वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ MCV। ये ब्लड टेस्ट है एक, इसके अंदर इसका पूरा नाम है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन का मतलब एवरेज, कॉर्पसल कहते हैं सेल को, वॉल्यूम यानी एक आरबीसीज़ का वॉल्यूम या सेल का साइज़ जो है वो कितना है, वो हमें बताता है कि अगर आरबीसीज़ का साइज़ से हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल MCV जो नॉर्मल होता है ना वो 80 to 100 फेमटोलीटर होता है, या फिर ये बटा नहीं है, ये सिंपल है फेमटोलीटर, या फिर 80 to 100 माइक्रो क्यूबिक जो है ना मीटर जो है, क्यूबिक माइक्रोमीटर। तो अगर तो आरबीसी ये 100 to 80 to 100 नॉर्मल है। अगर आरबीसी का साइज़ 80 से कम होगा, MCV 80 से कम है, उसका मतलब है आरबीसी का साइज़ कम है। उसका क्या मतलब है कि आरबीसीज जो बन रहे हैं वो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं। अब वो क्या होता है, विटामिन ज़ाहिर आपको पता है हीम सिंथेसिस के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो विटामिन C की ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन C जो है वो आयरन की 3+ फॉर्म को कन्वर्ट करता था विटामिन 2+ के अंदर, जो कि DMT के थ्रू फिर एब्जॉर्ब होता है भी। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ज़ाहिर अच्छी बात है। और विटामिन B6 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन बताया कि सक्सिनल कोए प्लस ग्लाइसिन हीम सिंथेसिस का पहला रिएक्शन है, उसके अंदर विटामिन B6 जो है एज ए कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे आरबीसीज की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। तो अगर साइज़ छोटा है तो इसका मतलब इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मोसिटी के यानी 80 to 100 है फिर भी अनीमिया है, वो तो ज़ाहिर है HB से पता चलेगा। हम पहले HB टेस्ट करवाएंगे, वहाँ पर पता चलेगा अनीमिया है कि नहीं है। अगर अनीमिया है फिर हम MCV करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अनीमिया क्यों है, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन C डेफिशिएंसी और विटामिन B6 डेफिशिएंसी। अगर एनीमिया है और ये MCV नॉर्मल है तो उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। और अगर MCV 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आरबीसीज का साइज़ बड़ा हो गया। अब वो क्यों होता है कि आरबीसीज का बेसिक कंपोनेंट तो पूरे हैं, ठीक है, आरबीसीज बन रहे हैं, लेकिन आरबीसीज के अंदर DNA नहीं बन रहा, क्योंकि DNA बनने के लिए विटामिन B9 और B12 चाहिए होता है। तो जब DNA नहीं बनेगा तो आरबीसीज जो है वो बनते तो जाएंगे लेकिन आरबीसीज की मैचुरेशन नहीं होगी। आरबीसीज की मैचुरेशन नहीं होगी तो नॉर्मल जो एरेथ्रोसाइट्स हैं वो ब्लड में नहीं आएंगे, बल्कि उनसे पहले कुछ एक स्टेज होती है मेगैलोब्लास्ट की। तो मेगैलोब्लास्ट जो होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इमेच्योर सेल्स हैं, तो उसको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। दूसरी बात, जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो जो माइलिन शीथ है ना उसके अंदर एबनॉर्मल फैटी एसिड्स जो हैं, कौन से एबनॉर्मल फैटी एसिड्स वो अकमोलेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमने जब पढ़ा था कि और चेन फैटी एसिड्स, प्रोपाइनिक एसिड, और ये आपके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ये सब का मेटाबॉलिज्म जो है लिंक होता है यहाँ पे। अगर और चेन फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उनका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, तो वो आपकी माइलिन शीथ के अंदर जमा होंगे और वहाँ पर वो माइलिन शीथ को करेंगे डैमेज। जब माइलिन शीथ डैमेज होगी तो डीमाइलिनेशन हो जाएगी आपकी नर्व्स की, जिसकी वजह से आपको पैरेस्थीसिया, जिसको आप कहते हैं कि टांगें सो जाती हैं, पाँव सो जाते हैं, ठीक है, मेमोरी इश्यूज़ होंगे, कन्फ्यूजन होगी। और ये विटामिन B12 के साथ होता है एसोसिएटेड, यानी विटामिन B9 और B12 दोनों की जो है ना सिम्टम्स कॉमन सेम होती हैं। हमें नहीं पता
हम हमेशा जब भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा हम विटामिन B9 और B12 दोनों देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर कोई डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है B9 का B12 के साथ, अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी, लेकिन वो अमूमन लोगों को नहीं पता चलती। जबकि वैसे में गैलोब्लास्टिक एनीमिया आया है तो हम B9 देते हैं और B12 दोनों कम्बिनेशन में मिला के दे देते हैं, ताकि अगर कोई मसला हो भी तो वो सॉल्व हो जाए। और कभी भी विटामिन B9 आपने अकेला नहीं देना। उसकी रीज़न मैं अकेला क्यों कह रहा हूँ, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होते होते ना 4 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टोर्स पड़े होते हैं लिवर के अंदर, लेकिन विटामिन B9 की डेफिशिएंसी जल्दी हो जाती है। तो अगर आपने विटामिन B9 दे दिया, सपोज विटामिन B9 दे ही दिया, तो उससे क्या होगा, आप विटामिन B9 देंगे, इसका लेवल इंक्रीज़ होगा, तो ये जो है वो इधर आएगा। दोबारा से जब इधर आएगा, सपोज़ करें आपने विटामिन B9 दिया, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने B9 दे दिया, डेफिशिएंसी किसकी थी, B12 की, तो होगा क्या, ये तो नहीं है, लेकिन आपने B9 दिया तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट ज़्यादा बनेगा। जब ज़्यादा बनेगा तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये मज़ीद ज़्यादा बनेगा। और जो कोई थोड़ा बहुत विटामिन B12 पड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली नर्व्स के अंदर जो है ना, वो नर्व्स के फंक्शन को नॉर्मलाइज़ कर रहा है, दूसरे रिएक्शन जो है वो उसको नॉर्मलाइज़ कर रहा है, थोड़ा बहुत विटामिन B12 पड़ा है। तो जब इसका लेवल ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है जब सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ता है तो इस ये जो एंजाइम है ये भी इसको स्टिमुलेशन मिलेगी, तो ये जो थोड़ा बहुत बचा कुचा विटामिन B12 है उसको भी यूज़ कर लेगा। तो जब उसको भी यूज़ कर लेगा तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 फर्दर इन्हांस हो जाएगी। यानी अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पहले ही थी और आपने B9 दे दिया, तो विटामिन B12 की जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट कर जाएंगी, मज़ीद नुकसान होगा। इसलिए हम विटामिन B9 और B12 को मिलाकर देते हैं, ठीक है। और प्रेस्क्रिप्शन ये आपके काम की नहीं है। बिस्लेरी सिरप जो है ना, आयरन का कंटेनिंग सिरप है। स्लोफी जो है ना आप दे सकते हैं। टाइब आइबरेट फॉलिक के नाम से जो है ना फॉलिक एसिड आता है। टैब कोबेलामिन के नाम से विटामिन B12 आता है, तो लेकिन आपने ये कम्बिनेशन में देना होता है B9 और B12 जो है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन B12।